गुड आफ्टरनून। ये जो पिछले टर्म पे हम लोगों ने बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया था, उसके दो एप्लीकेशंस इसमें डिस्कस करे गए हैं। इनको भी देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो भी वेरिएशन कोई भी किसी क्वेश्चन में हो सकता है उसको देखना जरूरी है। तो जो पहला एप्लीकेशन है, टू कैलकुलेट द मीन और एवरेज वैल्यू, टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू कहिए या एवरेज वैल्यू कहिए, दोनों एक ही बात है। वैल्यू ऑफ, इसके पहले हम लोग कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप रिमाइंड कर लें। पीआई, ये जो पीआई का मतलब जानते हो ना, प्रोबेबिलिटी है ना। संख्या जो भी कही जाती है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है। ये आप इतने दिनों में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जान चुके हैं। तो पीआई इक्वल टू आपने पढ़ा था ई टू द पावर माइनस पीआई अपॉन केटी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस पीआई अपॉन केटी। ये बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकल के, मतलब यही बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसको हम लोगों ने पिछले टर्म में किया हुआ था। तो इसके लिए ये जो कह रहे हैं कि किसी भी जो पैरामीटर है, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल के रूप में मानते हुए हमने मीन वैल्यू लिखने के तरीके आपको पहले से पता है। ऐसे भी लिखते हैं, एक्स ले लिया, या फिर एक ब्रैकेट नोटेशन में भी लिखने का तरीका आपको पता होगा। सुन लीजिए जो इन्होंने लिखा है, चूंकि आपको बुक से ही रीड एक बार करना ही होता है। इट कैन बी यूज्ड, इट मीन्स दिस, इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स। जब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं तो उसमें पैरामीटर्स आते हैं। वेरियस पैरामीटर्स को की जो एवरेज वैल्यू है या मीन वैल्यू निकालने के लिए ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम के लिए होगा, इज इन थर्मल कॉन्टेक्ट, इज इन थर्मल कॉन्टेक्ट, क्योंकि हीट का ही एक्सचेंज होता है, उसी से वेरिएशंस होते हैं। लेकिन जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में करते हैं। ये सारे बेसिक्स आपको पहले से पता है। विद इट्स एनवायरनमेंट, द क्वांटिटी x ऑफ ए सिस्टम हैज ए वैल्यू xi इन थर्मल कॉन्टेक्ट, sorry, xi in the state I of the system, the mean value of the x is given by, इसको लिखते हैं बेसिक तरीके से pi xi, ये लिखते हैं। पहले तो आप इसको देख लीजिए, मतलब जो भी पैरामीटर आए उसको इसके साथ आपको कंबाइन करना होगा मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से जो निकल गया है। ठीक है। अब अगर हम इस चीज को यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो यही हो जाएगा, xi आ जाएगा और सिग्मा भी आ जाएगा। तो xi e टू द पावर माइनस pi अपॉन kt डिवाइडेड बाय s e टू द पावर माइनस pi अपॉन kt। ये हम लिख सकते हैं, ये x कोई डिफिकल्टी नहीं है, 9th लेवल की चीज है। एवरेज निकालना, मीन निकालना, बस नोटेशन का फर्क हो गया। पीआई की वैल्यू बस हमें ध्यान रखनी है, यानी मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकल के जो आई थी, तो एवरेज निकालने का या मीन निकालने का तरीका इन्होंने ये बताया। ठीक है। तो वेयर द समेशन इज ओवर ऑल स्टेट्स आई ऑफ द सिस्टम, क्योंकि सैंपल के तौर पे हम ith स्टेट को हमेशा ही कंसीडर करते रहे, इसमें भी कंसीडर कर लिया। Thus it can be used
कैलकुलेट द मीन एनर्जी। अब पैरामीटर वेरिएबल कौन कौन सा हो सकता है? हमें मीन एनर्जी निकालना हो, मीन प्रेशर निकालना हो, एटसेट्रा, जो इन्होंने लिखा है, ठीक है। एंड टू फाइंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, प्लीज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालनी हो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या मतलब? बेसिक है, थ्योरेटिकल डिस्कशन है, उसको हम लोगों ने कर लिया है कि भाई कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी है वो उसका एक्सप्रेशन ये आता है। अगर हमें कोई मीन एनर्जी वगैरह निकालनी हो, प्रेशर निकालना हो या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी हो तो हम एक्स की जगह पर वो प्रॉपर्टी यूज, जैसे एनर्जी निकालनी है तो एक्स की जगह ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है, अरे इसको लिखा रहने देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, वैसे तो आप टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन करते रहे हो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट एंगल से, लेकिन मैक्सवेल कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के साथ हमें इसको और इंटरप्रेट करना है। यानी टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सवेल कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी, उसका क्या एक्सप्रेशन निकलेगा, ये हमें जानना है। तो इसके लिए इन्होंने अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एनर्जी स्टेट EI, ये जो हमारा लिखा हुआ था इसको कांस्टेंट की तरह हमने डील कर लिया और ऐसे लिख दिया P1 इक्वल टू, दो स्टेट हमने कंसीडर कर ली, एक स्टेट 1, दूसरी स्टेट 2। स्टेट 1 में जो प्रोबेबिलिटी है वो P1 हम लिख देंगे और स्टेट 2 में P2 लिख देंगे। जैसे हमने PI लिखा वैसे P1, P2, P3 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एनर्जी जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, P1 के केस में एनर्जी E1 कंसीडर करेंगे और P2 के केस में E2 करेंगे, यही तो करेंगे। तो अब हम इस ढंग से भी इसी को लिख सकते हैं P1 इक्वल टू C e टू द पावर माइनस E1 अपॉन K2। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एनर्जी स्टेट E1 in the thermal equilibrium with a heat reservoir at absolute temperature T टेम्परेचर पे जो हमारा हीट रिजर्वायर है उसकी एनर्जी E1 कहें तो प्रोबेबिलिटी होगी P1 इक्वल टू C e टू द पावर माइनस E1 अपॉन KT। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में है वो तो जब हमने कांस्टेंट को इवेलुएट किया था ये कांस्टेंट निकला था 1 अपॉन जो भी लिखा हुआ है, तो हमने इसको फैला के नहीं लिखा, सिंप्लीफाई लिख दिया P1 इक्वल टू C e टू द पावर माइनस E1 अपॉन KT। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द सिस्टम इन एनर्जी स्टेट E2 एट टेम्परेचर T आपने ले लिया, तो अब ये जो हो जाएगा P2 इक्वल टू C e टू द पावर माइनस E2 अपॉन KT। कोई प्रॉब्लम? इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो। अब डिवाइड अगर कर दो तो P1 अपॉन P2 क्या आएगा? P1 अपॉन P2 क्या आएगा? ये सिंपली हो जाएगा, देखिए C से तो कैंसिल हो जाएंगे, मैं करके दिखाऊं, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों एक्सपोनेंशियल की पावर से दोनों को मिलाया जा सकता है, तो e टू द पावर माइनस E1 माइनस E2 अपॉन KT। अब अगर हम इसमें इसके लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ऊपर मिटा दूं क्या? वहीं लिख देता हूं क्योंकि आगे जाने में प्रॉब्लम है। तो ये होगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू, ये लिखा हुआ है तो लॉग P1 अपॉन P2, टेकिंग लॉग में लिख नहीं रहा हूं, बेस E, तो सिंपली हो जाएगा माइनस E1 माइनस E2
यही तो होगा या नहीं होगा? और इसी को आप लिख सकते हो T इक्वल टू माइनस E1 अपॉन E1 माइनस E2 के और लॉग P1 अपॉन P2। ये ध्यान रहे कि ये केस E है। बस टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशन हमने जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं एनर्जी स्टेट E1 पे और P2 होती है एनर्जी स्टेट E2 पे, जबकि टेम्परेचर उसका कैपिटल T है। तो टेम्परेचर को हम इनके टर्म्स में निकाल सकते हैं यूजिंग बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यही सब निकालना था। दिस इक्वेशन डिफाइंस द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। माने एनर्जी और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में टेम्परेचर डिफाइन होगा। इस एक्सप्रेशन में क्या आता है? एनर्जी और प्रोबेबिलिटीज। तो एनर्जी और प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में ये मतलब आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम समझने में? सिंपल सा है। अगर रिलैक्स माइंड से इसी को रिवाइज करोगे तो एक बार बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसको रख सकते हो, एक तो ओरिजिनल फॉर्म में और दूसरा कांस्टेंट के फॉर्म में P इक्वल टू C e टू द पावर माइनस EI अपॉन KT। तो PI के लिए था, यू कैन अप्लाई फॉर एनी लेवल, एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 6 ith kth jth nth वगैरह वगैरह। तो अब हमें ज़्यादातर फॉर्मूलेशन जो करना होता है, प्रॉब्लम्स में करना होता है, तो दो एक तरीके से लेवल्स को कंसीडर करना होता है। जब टेम्परेचर का हमने इंटरप्रिटेशन बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से करना था, उसी फॉर्मूले के हिसाब से डिवाइड करके टेम्परेचर के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया। ठीक है। एवरेज प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं वो अभी हम लोगों ने देखा था। एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स का मतलब एनर्जी भी हो सकता है, कोई भी मतलब पैरामीटर के रूप में एवरेज निकाला जाएगा, तो इसी एक्सप्रेशन का सहारा लेके निकाला जा सकता है। अब हम लोग एक और बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ का मतलब ज़्यादातर हैबिट में यूज़ होती है, कहने को तो कुछ नहीं है, जो पढ़ाया है बस एक भाषा, एक शब्द प्रयोग किया गया है, वो है पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाले को जानना चाहिए। अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इसका यूज मतलब जैसे जैसे आगे जाते हैं तो पुराने वाले शब्द खत्म होते जाते हैं और जो नया शब्द जो है गढ़ दिया जाता है उसका यूज बढ़ जाता है। तो हम लोग करते हैं पार्टीशन फंक्शन। सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, सिलेबस में जो बाहर लिखा है उसमें हेडिंग नहीं पड़ा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पार्टीशन फंक्शन। हालांकि पार्टीशन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप सुन लीजिए कि एक्चुअली आप चाहे आप उस पर जाइए बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आप किसी भी सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ही तो स्टडी करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिफरेंट सेल्स में जा रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जा रहे हैं पार्टिकल्स। तो यह बॉक्स आप बनाते हो जैसे अपने मतलब समझने के लिए, तो एक तरीके से पार्टीशन ही तो कर रहे हो कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, बीच बीच में इसका मतलब पार्टीशन डाल दिया। एक इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो इनको पार्टीशन करने वाला जो भी एक्सप्रेशन है उसको पार्टीशन फंक्शन बोलेंगे हम। जैसे कि आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से, आपने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैं कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो फॉर्मूला है बहुत पहले आपने पढ़ा है, Ni इक्वल टू, हम पहले हम लोग
बुक के हिसाब से सुन लीजिए जिसमें आपको पढ़ना है। फॉर डेवलपिंग दी concept of partition function, let us consider an assembly of ideal gas. Let us consider assembly of ideal gas molecules obeying classical statistics. अभी तक हम लोगों ने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ी नहीं है, तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है हम लोगों ने डिराइव भी किया था। Let the distribution of gas molecules be such that, पुरानी कहानी है, कोई नई बात नहीं है, Ni molecules occupy the ith state with energy between epsilon I and epsilon I plus df। ऐसे ही तो हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था, है ना, इन्हीं के बीच में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स या नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट भाषा लिखी, लेकिन सबका मतलब एक ही है। तो जो Ni है वो ith स्टेट के लिए कहा जाता है, एंड डिजेनरेसी जो G है इसको डिजेनरेसी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, माने इनके बीच में, इसके बीच में एक एनर्जी लेवल तो है नहीं, जो एनर्जी लेवल्स की संख्या है वो Gi है, ठीक है। इसको डिजेनरेसी, एनर्जी लेवल्स इसके बीच में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हमने Gi कहा था। द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स Gi, देन फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आप जानते हो, ये भी चीज आप पहले कर चुके हैं, लेट e टू द पावर माइनस अल्फा को आप ये भी ले लेते रहे हो, नई चीज नहीं कर रहे हैं, पुरानी पड़ी हुई चीज है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Ni इक्वल टू a Gi a e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन I अपॉन k2। ये भी आपने पढ़ा था, इसको 1 मानते हो, इसको 2 मान सकते हो। अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो सिर्फ Ni है यहाँ के बीच में, लेकिन जो सिस्टम आपने कंसीडर किया है उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो कैपिटल N इक्वल टू सिग्मा Ni होता है। क्या होता है, सिग्मा Ni, और सिग्मा Ni लिखोगे तो इसी एक्सप्रेशन में आप सिग्मा लगा दोगे, यानी सिग्मा Gi a e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन I अपॉन k2। कोई हम लोग बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, उसी में आप एक कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। जो एक्सप्रेशन आपने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जाना था, उसी को हमने फिर एक अलग अंदाज में उसी में से एक मतलब निकालने वाली बात, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले को लिखा और लिखने के साथ साथ उन स्थितियों को जाना कि किन स्थितियों में ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है। Ni का मतलब क्या है, Ni का मतलब है कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन के बीच की जो संख्या है पार्टिकल्स की, उसको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से इस तरीके से कहा जाता है। इसके बीच में एनर्जी लेवल्स की संख्या या जिसको डिजेनरेसी कहते हैं वो Gi है। और ये आप जानते ही हो कि लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर से आया था, याद है आपको, e टू द पावर माइनस अल्फा आया था। तो वो आपने कांस्टेंट ही है अल्फा, तो e टू द पावर माइनस अल्फा भी कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको कैपिटल A के रूप में ले लिया, ठीक है। तो Ni के लिए तो ये फॉर्मूला हुआ, लेकिन एक सिस्टम पूरा का पूरा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैपिटल N। चूंकि हमने हेडिंग ऊपर क्या डाला, पार्टीशन फंक्शन, आप सिर्फ इतने की तो बात करोगे नहीं पार्टीशन के मामले में, आप पूरे होल सिस्टम की बात करोगे, उसी में तो पार्टीशन की बात करोगे, तो इसलिए हम इसमें कैपिटल N की बात करने लगे। ये हमने इक्वल क्यों लगा दिया, अच्छा लगाया, ठीक है। तो ये हमने लिखा, ठीक है। अब इसमें से A बाहर निकाल लीजिए, यहाँ और इसको आप कर दीजिए N अपॉन A। क्या करें हम लोग, इसको मिटा दूं, तो N अपॉन A क्या निकलेगा, ये N
e to the power minus epsilon I upon kT। इसी को z के बराबर कहते हैं और इसी को पार्टीशन फंक्शन z कहा जाता है। z इज कैपिटल N बाई A। कैपिटल N का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम और A जो है e टू द पावर माइनस अल्फा के बराबर होता है कि नहीं होता? हम लोगों ने कंसीडर किया था। तो द क्वांटिटी z, मैं दोबारा लिखूं, यही से आप समझ रहे हैं n बाई a कहिए या हम दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं z बराबर। दूसरी लाइन लिखने से बचने के लिए हमने यहाँ लिख दिया, ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी z इज कॉल्ड द बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ही हमने समझने की कोशिश की है इसको। बोल्ट्जमैन ने ही इसको z कहा, तो इसलिए हम बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। और सिंपली द पार्टीशन फंक्शन, अगर हम बोल्ट्जमैन का नाम हटा के भी बात करना चाहें तो आप पार्टीशन फंक्शन सीधे बोल सकते हैं। इन इक्वेशन दिस अबव इक्वेशन द एक्सप्रेशन फॉर z रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल द gi, एक्चुअली है क्या, ऑल द gi e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन i। ये केवल एक आयत स्टेट के लिए है ना, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स मिलके टोटल नंबर बनता है। तो वही वर्ड्स में बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट द सम ऑफ, सिग्मा का मतलब सम होता है, सम ऑफ द सम ऑफ ऑल द gi e टू द पावर माइनस epsilon I upon kT terms for every energy state of the given molecule. Therefore, the partition function Z indicates how the gas molecules of an assembly are distributed or partitioned. Distributed को partitioned भी बोलते हैं, distributed और partitioned। कोई प्रॉब्लम समझने में? Among the various energy states, if the energy state of ith level is epsilon I, then keeping in mind that the weight of an individual level is unity, तो ऐसे समय में अगर एक इंडिविजुअल लेवल की बात करोगे तो z इक्वल टू सिंपली हो जाएगा सिग्मा e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन I अपॉन kT। ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप देखना चाहें तो अगर सिंगल कह दिया उसने, if the ith level is epsilon I, then keeping in mind that the weight of an individual level is, भाई उसके अंदर तो एक इंडिविजुअल लेवल के अंदर तो लेवल नहीं होंगे, एक्चुअली एनर्जी लेवल्स की संख्या ही तो बताता है जी। तो अब जब एक हो गया तो उसके अंदर तो और लेवल होंगे नहीं, तो जी आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वही लिखा यूनिटी। इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज z equal to this. In above equation the term z is the sum of all the level of a system in the assembly. ये केवल एक के लिए है। अब उसमें फर्दर किसी और एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग नहीं है, डिजेनरेट नहीं है, एक चीज के 2 2 3 3 4 4 मतलब और लेवल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक एक लेवल वाले हैं तो इसकी जीआई लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सम करो। ठीक है, डिजेनरेसी उसकी 1 हो गई। जो आपने यहाँ डिफाइन किया था कि इसके बीच में और एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट हो सकते हैं, उनकी संख्या आपने जीआई कहा। लेकिन अगर इनके बीच में सिंगल ही सिंगल है तो ऐसी समय में जीआई इक्वल टू 1 हो जाएगा या डिजेनरेसी 1 हो जाएगी। डिफरेंट एंगल से आप समझ सकते हो। तो इन्होंने कहा इन द अबव इक्वेशन द टर्म z इज द सम ओवर ऑल द लेवल्स ऑफ ए सिस्टम इन द असेंबली, दैट इज व्हाई इट इज कस्टमरी टू कॉल z एज द पार्टीशन फंक्शन फॉर ए सिस्टम in the assembly. The energy term in the expression for the partition function does not mean only the translational component as in the case of a structure less molecule, but in general it may contain the components corresponding to other degrees of freedom, rotational, vibrational and electronic. कहने का मतलब इनका ये है, थोड़ी सी फिजिक्स आगे बढ़ा दी इसमें अगले सेंटेंस में, कि आप सिर्फ ये ना मान के चलें कि पार्टिकल सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करता है।
रोटेशनल मोशन भी हो सकती है इसमें, है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के हिसाब से आपकी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये केवल संख्या नहीं है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पर भी डिपेंड करेगा, वो किस चीज डायरेक्शन में चल सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी पहले इसकी और भी बातें छूटनी नहीं चाहिए। द partition function can be used for calculating the various thermodynamical properties of the assemblies having independent systems obeying classical statistics law। ये सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं है। सब एक चीज के लिए तो कभी कोई डेरिवेशन किया ही नहीं जाता है, सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की जाए इसके लिए थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया जाता है ना। इसका कोई मतलब नहीं हो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ ही रहे हैं, कोई बहुत नई चीज़ नहीं लिखी। इट डज नॉट मैटर वेदर द असेंबलीज हैव डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। एक नई बात अलग लिखी है कि अगर डिस्टिंग्विशेबल हैं उसके मॉलिक्यूल्स तो भी ये लागू किया जा सकता है, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे तो भी ये लागू किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में ये बातें जो माइनर डिफरेंस वाले कोई क्वेश्चन बने तो आप इससे संबंधित कहीं ये भाषा लिखी हो किसी क्वेश्चन में डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल, तो इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अभी देखिए बात बात में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात आई है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, छोटी छोटी चीजें समराइज करके करनी है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो भी करीब है क्योंकि 10 मिनट है, 10 मिनट में बात हो सकती है। देखिए कोई भी सिस्टम वो पार्टिकल से मिलकर बन रहा है और पार्टिकल्स अपनी आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं और रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी हम लोग उस पर बंदिशें लगा देते हैं, बांट देते हैं, लेकिन सुविधा के लिए बांटा जाता है, नेचुरल नियमों के आधार पर बांटा जाता है। अब सिस्टम तो हमारे सोसाइटी में भी होते हैं, कहते हैं आज़ादी चाहिए, तो फ्रीडम चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। तो नेचुरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसका भी जो लॉज आप पढ़ते हो वो क्या है। ये हालांकि इन वैज्ञानिकों ने नहीं बना दिए नियम, ये लॉ जो है वो नेचर ने बनाया। केवल उन लॉज को ईमानदारी से पहचाना है वैज्ञानिकों ने, और हम लोग उनके सम्मान में उनके नाम से जानते हैं। अगर मैक्सवेल ने काम किया तो मैक्सवेल के नाम से जानते हैं, बोल्ट्जमैन ने काम किया तो बोल्ट्जमैन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक टाइप के मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते। कोई मॉलिक्यूल मतलब एटॉमिक स्टेट में है तो मोनो एटॉमिक होगा, हो सकता है 2 एटम से मिलकर बना हो तो वो कैसा होगा, डाइएटॉमिक। हो सकता है 3 या 3 से ज्यादा से बना हो तो वो पॉलीएटॉमिक कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा मोनोएटॉमिक है इसके रोटेशनल मोशन का मतलब नहीं रह जाता। कारण है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी होगी उनका रोटेट भी कर रहा होगा। तो वो जो अगर हम उसको, क्योंकि जो हमारी जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में उसमें पॉइंट की तरह मानते हैं मॉलिक्यूल्स। पॉइंट का मतलब उसकी कोई रेडियस हम लेके नहीं चलते हैं, लेकिन जब हम एटम को एटॉमिक लेवल पे पढ़ते हैं बड़ा मान के, वहां तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेकिन इन जनरल जो कंसीडरेशन हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लेवल पे कर रहे हैं
उसकी रेडियस हम मान के चलते नहीं। तो उसकी सिर्फ, चूंकि जो 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस है स्पेस की, तो 3 ही डायमेंशन है एक्स वाई जेड, जिसको हम नाम दे देते हैं, तो सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक। समझ रहे हैं? अगर डायटोमिक है तो इसमें बताइए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा इसका? बिल्कुल निकलेगा। कहाँ कहाँ निकल सकता है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी एक्सेस ऑफ रोटेशन आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेजर जो आप 3 डायमेंशंस लेते हो, 3 तो आपकी जो ट्रांसलेशन और मोलेशन वाली तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, या वही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। जहां जहां वो चल सकता है मोटे तौर पे, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है? तो जो मोनोएटॉमिक है उसकी सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक की आप समझिए कितनी हो सकती है। देखिए, उसमें रोटेशनल मोशन भी आपको कंसीडर करना होगा। रोटेशनल मोशन यहां कंसीडर कर सकते थे, लेकिन हमें फायदा नहीं था उसमें, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सिग्मा एम स्क्वायर के हिसाब से आर मान के नहीं चलते। अब इस वाले केस में क्या करेंगे? इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो तीनों में है। ट्रांसलेशनल वाली चाहे मोनोटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे ये ट्रांसलेशनल के लिए 3 है। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए भाई उसका काम ही है चलना फिरना, चलने फिरने में ही उसका अपना कर्तव्य पूरा हो जाता है, जीवन चलता है उसका, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी सिस्टम के अंदर उसका जीवन चलने फिरने से है, और उसमें ही बहुत सारा फायदा कराता रहता है हम लोगों को जीवन के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज देता है, हमारे काम आते हैं सब कुछ। इस द्रव्य जगत में बिना द्रव्य के हमारा जीवन चलता नहीं, और द्रव्य इन्हीं पार्टिकल से मिलकर बनता है। और इन पार्टिकल्स की जो पहचान है चलने फिरने से है। उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हमने पढ़ने की कोशिश की, तो मोनोएटॉमिक की से 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ओनली। ठीक है? जो डायटोमिक है इसमें हम रोटेशनल मोशन भी लेंगे। एक रोटेशनल मोशन आपने ये ले लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कौन सी ले सकते हो? ये भी ले सकते हो। 3 ही मेजर मानते हैं, 3 एक्सिस, चाहे रोटेशन की हो चाहे ट्रांसलेशन की हो। और एक अगर आप ये लोगे, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली जो इनको दोनों को मिलाने वाली एटम्स को लाइन है, इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर 0 निकलेगा। तो यहां काम की कितनी निकली? 3 ट्रांसलेशन की और प्लस 2 रोटेशन की। ये ट्रांसलेशन की हो गई और 2, ये सबको समझ में आ गया हो तो ठीक है। बहुत से बच्चे बिना कंसेप्ट करते हुए रटते हैं 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक में। आप समझ लीजिए क्यों सिर्फ एक कट क्यों जाती है। भाई रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है इसमें, लेकिन एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी मीनिंगलेस, जो उनको 2 एटम्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 निकलता है। भाई रोटेशनल मोशन को मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी हम तभी कर सकते हैं जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसीडरेशन हो रहा हो। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट 0 होगा, तो इससे कोई प्रॉपर्टी निकल के आनी नहीं है। तो जो 2 बचेंगी, चाहे आप इस एक्सिस के अबाउट ले लो और 2 परपेंडिकुलर एक्सिस बचेंगे, लाइन ज्वाइनिंग के 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। अगर इसको x मानते हो तो y और z के अबाउट वो रोटेशन कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। जबकि ये जो तीसरा वाला है, इसमें चाहे आप ये एक्सिस लो, चाहे ये एक्सिस लो, चाहे ये एक्सिस लो, तीनों ही मतलब की है, क्योंकि 3 डायमेंशनल उसका स्ट्रक्चर ही है। चाहे वो ट्राई एटॉमिक हो, चाहे और 5 एटॉमिक हो, चाहे टेट्रा एटॉमिक हो, यानी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है, और 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 + 3 का मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब वो मूव करना है, और मूव को किस दिशा में मतलब क्या कर सकता है। तो तीनों एक्सिस फ्री है उसके लिए एक्स वाई जेड, और तीनों रोटेशन के लिए भी मतलब की हैं। ठीक है? तो इस तरीके से ये इसमें फिगर, इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है,
इसको आप पढ़ते चले जाओगे। पहले तो इन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। पहले पढ़ के एक चीज तो सुनाई देते हैं, हमने अपने हिसाब से तो बोल ही दिया, पढ़ के भी सुना देता हूँ। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम, डायनेमिक का मतलब चलने फिरने, डायनेमिक से मतलब है डायनेमिकल सिस्टम में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई कंप्लीटली इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन कहाँ है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। Thus, degrees of freedom indicates the number of independent motions which the particle can undergo. ये बात बहुत अच्छी लिखी हुई है। Degrees of freedom indicates the number of independent motions. वो translationary motion plus rotational motion. For example, the translatory motion of a particle can take place in any direction in space and can be resolved parallel to the three axes x, y and z. रिजॉल्व करके हम 3 एक्सिस मानते हैं मेजर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इट रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स टू डेफिनेट इट्स पोजीशन एंड हेंस possesses 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आर यू क्लियर? फिर इन्होंने लिखा द वेलोसिटी v ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस सच एज हीलियम, आर्गन, ठीक है, can resolve along 3 coordinates x, y and z and hence it possesses 3 degrees of freedom, all the translational, ठीक है, all translational. The molecule of a monatomic gas can also rotate but its kinetic energy of rotation is insignificant. इसकी kinetic energy of rotation significant नहीं रहती है। एनर्जी वाले में भी एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई को हम कंसीडर कर नहीं पा रहे हैं तो आप आई ओमेगा स्क्वायर निकलेगा क्या? बिकॉज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नेग्लिजिबल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैं समझा चुका हूं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डायटोमिक गैस सच एज H2O2 N2 एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स ज्वाइंड रिजिडली थ्रू ए बॉन्ड। इट कैन not only move but also rotate about 3 coordinate axes x, y, z। तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। आगे क्या बोल रहे हैं? But its movement of inertia about the axis joining the 2 atoms is negligible। जो joining axis है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निग्लेजिबल हो गया तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकलेगा नहीं, उसका तो मीनिंगलेस हो गया। तो इसलिए कहते हैं and hence it can only have only 2 rotational motions that it has only 5 degrees of freedom, 3 translational and 2 rotational। तीसरे वाले का आप अपने आप पढ़ सकते हैं। बस एक ही टॉपिक इसमें बचा हुआ है, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन।